नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तारेस रैपिड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हम 30 क्वेश्चन का एक बेहद ही शानदार संग्रह करके लाए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1857 के क्रांति में बिहार के पटना से क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? तो भली बात हम लोग जानते हैं कि 1857 के क्रांति में बिहार से कई लोगों ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो उसमें पहला है बाबू वीर कुंवर सिंह, दूसरा पीर अली और तीसरा अमर सिंह, चौथा राजकुमार शुक्ला। तो बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में हम जानते हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह आरा से नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ से? आरा से बाबू वीर कुंवर सिंह। और पीर अली कहाँ से थे? पीर अली पटना से थे। पीर अली पटना से थे। अमर सिंह शाहाबाद से थे। और राजकुमार शुक्ला के बारे में आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन 1916 में गांधी जी को आमंत्रित किए थे कि आप चंपारण आइए और यहाँ के किसानों का दुर्दशा देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? ऑप्शन ए 2 बार, ऑप्शन बी 3 बार, ऑप्शन सी 4 बार और ऑप्शन डी 5 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार किए थे। कब कब किए थे? पहला किए थे 1886 में, यानी ये कलकत्ता में था, कलकत्ता में। दूसरा किए थे 1893 में जो लाहौर में था। और तीसरा किए थे 1906 में जो कलकत्ता में था। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3। लोकसभा 2024 का चुनाव कितने नंबर की लोकसभा की चुनाव थी? तो ये हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का जो अभी चुनाव हुआ है, जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी और 19 अप्रैल का पहला चरण का चुनाव हुआ था। ये 18वीं लोकसभा की चुनाव थी। ये टोटल 7 चरण में लोकसभा 2024 का चुनाव हुआ है, टोटल 7 चरण में, और ये 18वीं लोकसभा की चुनाव थी। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। गांधी जी को बिहार आने का निमंत्रण कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया था? तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को बिहार आने के लिए निमंत्रण दिया गया था। ऑप्शन ए 1924, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1917। तो हम जानते हैं कि 1916 के जो अधिवेशन था वो लखनऊ अधिवेशन था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला गए थे और उन्होंने बोला कि आप बिहार आइए और बिहार में किसानों की दुर्दशा को एक बार आप देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बॉम्बे प्लान किसके द्वारा दिया गया था? बॉम्बे प्लान किसके द्वारा दिया गया था? तो बॉम्बे प्लान ऑप्शन नंबर ए नारायण अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी JRD टाटा, ऑप्शन नंबर सी MN रॉय, ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी JRD टाटा के द्वारा बॉम्बे प्लान दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो ये हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका का संविधान, ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन का संविधान, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी का संविधान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1935। ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। भारत में स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ये हम देख चुके हैं पहले भी कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था वो क्यों हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, नहीं। ऑप्शन नंबर बी रॉलेट एक्ट के विरोध में, नहीं। ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड के विरोध में, नहीं। ऑप्शन डी बंगाल विभाजन के विरोध में। तो ऑप्शन नंबर डी बंगाल विभाजन जो कब हुआ था? 1905 को हुआ था। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी 7 अगस्त 1905 को, जब बंगाल विभाजन लागू हो गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? ऑप्शन नंबर ए लेबर पार्टी, ऑप्शन नंबर बी लिबरल पार्टी, ऑप्शन नंबर सी कंजर्वेटिव पार्टी, ऑप्शन नंबर डी मार्क्सवादी पार्टी। तो भारत के आज़ादी के समय यानी 1947 में जो इंग्लैंड में थी वो लेबर पार्टी की
सरकार थी और लेबर पार्टी की सरकार थी। और उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री कौन था, ये भी पूछ देगा कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी और क्लेमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी, तो लेबर पार्टी की थी और वहाँ का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 6 अगस्त की जगह आप 8 अगस्त कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1946 और 8 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। ये 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 10, बम्बई अंग्रेज को दहेज के रूप में कब दिया गया था। अब ये बहुत अच्छा ही सवाल है कि बम्बई जो था वो दहेज के रूप में कौन किसको और कब दिया था। ऑप्शन नंबर ए 1659, ऑप्शन नंबर बी 1660, ऑप्शन नंबर सी 1661 और ऑप्शन नंबर डी 1671। तो बम्बई जो था वो अंग्रेज को दहेज के रूप में दिया था किसने, तो वो दिया था पुर्तगाल ने। और क्यों दिया था, कब दिया था, 1661 में। 1661 में इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय का जो विवाह था वो पुर्तगाल के राजा की चतुर्थ बेटी कैथरीन, जो कैथरीन ये पुर्तगाल की जो राजा था उसका चतुर्थ बेटी थी। इसी का शादी हुआ था इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय से। तो उसने बम्बई को दहेज के रूप में दे दिया। आजकल 20 लाख 25 लाख 30 लाख ये दहेज चलता है। उस समय पुर्तगाल के राजा ने बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेज को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने शुरू किया था। तो बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली किसने शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनियन, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी कॉर्नवालिस। तो हम जानते हैं कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में शुरुआत किया था और इसको ख़त्म किसने किया था, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। 1765 से 1772 तक ये चला था और 1772 में ही इसने वारेन हेस्टिंग्स ने इसको ख़त्म कर दिया था। तो अगला क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पहले सत्याग्रही किसे कहा जाता है। तो भारत के पहले सत्याग्रही हम लोग सब जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मदत्त। तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे थे पहले सत्याग्रही। दूसरे सत्याग्रही पूछे तो ये थे जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही, और तीसरे सत्याग्रही पूछ दे तो ब्रह्मदत्त तीसरे थे। तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। पहला कौन थे, विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरा ब्रह्मदत्त। तो ये भारत में सत्याग्रही जो पूछेगा कि पहला सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही पंडित नेहरू और तीसरा सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। अगला क्वेश्चन, चंपारण पुस्तक सत्याग्रही के सहयोगी पुस्तक किसने लिखी। तो ये राजकुमार शुक्ला, इसके बारे में तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि राजकुमार शुक्ला कौन थे। ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी अरविंद मोहन, ऑप्शन नंबर डी बत्तक मियाँ। तो हम जानते हैं कि चंपारण पुस्तक सत्याग्रही के सहयोगी पुस्तक किसने लिखी, तो ये लिखे हैं अरविंद मोहन ने। ऑप्शन नंबर सी अरविंद मोहन ने सत्याग्रह के 100 साल पूरे होने पे ये किताब लिखे हैं, चंपारण पुस्तक सत्याग्रही के सहयोग पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, केसरी नामक अखबार की रचना किसने की थी। यह बहुत ही अच्छा सवाल है, केसरी नामक अखबार की रचना किसने की थी। तो केसरी नामक अखबार की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और केसरी जो था वो केसरी जो था ये मराठी में था, मराठी लैंग्वेज में, ये मराठी पत्रिका था। और एक और बाल गंगाधर तिलक एक और पत्रिका लिखे थे मराठी,
मराठी, जो इंग्लिश में था। तो याद रखिएगा कि जो केसरी था वो मराठी में था और जो मराठी था वो अंग्रेजी में था। तो बाल गंगाधर तिलक का ये 2 पुस्तक था, ये 2 पत्रिकाएं थी। केसरी नामक पत्रिका जो मराठी भाषा में थी और मराठी जो थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ये जानते हैं, पहला ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद और पंडित नेहरू। तो हम जानते हैं कि भूदान आंदोलन विनोबा भावे की। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है? तो बिहार के किस क्षेत्र में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है? ऑप्शन नंबर ए सुपौल, ऑप्शन बी सहरसा, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी रोहतास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहतास। क्या? रोहतास। इसलिए पूछ दें कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? तो रोहतास जिले में होता है, इतना याद रखिएगा। चलिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 17, भारत में मीठे पानी का झील बुलर झील का स्रोत क्या है? भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? बुलर झील है। और बुलर झील सबसे बड़े मीठे पानी का झील है बुलर झील। और बुलर झील का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी और ऑप्शन डी रावी नदी। तो हम जानते हैं कि ये झेलम नदी से निकलती है और ये झेलम नदी का ही स्रोत है। झेलम नदी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील का स्रोत है झेलम नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 18, भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो काली मिर्च, का से काली मिर्च, का से केरला और ये इलायची का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरला। इलायची केरला, काली मिर्च केरला। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 संबंधित है। तो अनुच्छेद 63 संबंधित है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63, ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अब देखिए, अब राष्ट्रपति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 52 राष्ट्रपति और इसमें 11 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 63, ये उपराष्ट्रपति। फिर इसमें 63 में 11 जोड़ दीजिएगा तो ये 74 है, ये प्रधानमंत्री यानी मंत्रिमंडल का अध्यक्ष। जो मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, वो मंत्रिमंडल जो एक चयन करता है, जैसे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो अनुच्छेद 74 में है। तो 52 में 11 जोड़े 52 में राष्ट्रपति, 11 जोड़े 63 में उपराष्ट्रपति, 63 में 11 जोड़े 74 में प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए रूस, इंग्लैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। तो पंचवर्षीय योजना बोले कहाँ से ली गई है? तो वो रसिया से ली गई है। कहाँ से? रूस से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21, चंपारण आंदोलन के बाद गांधी जी किसके पास लौटे और मोतिहारी कार्यकाल के कर्तव्यों को सौंप दिए? ऑप्शन नंबर ए रामनवमी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी मौलाना मजहरूल हक, ऑप्शन नंबर सी जनकधारी प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी किसके पास लौटे थे? जनकधारी प्रसाद के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि अब आप मोतिहारी में चंपारण आंदोलन का जो कर्तव्य है उसको आप अब संभालिए। और जनकधारी प्रसाद जो 1917-18 में चंपारण आंदोलन यहाँ हुआ था, उसको गांधी जी जाने वक्त जनकधारी प्रसाद को कार्यभार सौंप कर चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था? सती प्रथा को ऑप्शन नंबर ए कर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर सी वेलेस्ली और ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। तो किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? तो हम भली भांति जानते हैं कि वो विलियम बेंटिक थी। अब ये पूछ दे कि कब किया था? तो 1829 में विलियम बेंटिक सती प्रथा को बैन किया था 1829 में। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का वायसराय था, गवर्नर जनरल था, सॉरी। अगला क्वेश्चन 23, किसने 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार दिया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, पंडित नेहरू, एम एन रॉय और जे बी कृपलानी।
तो 1934 में भारत के लिए संविधान सभा पर विचार दिया था, उसका नाम था एम.एन. रॉय। किसने दिया था? एम.एन. रॉय। जे.बी. कृपलानी क्या थे? झंडा समिति का अध्यक्ष थे। क्या? झंडा समिति का अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भीमराव अम्बेडकर क्या थे? संविधान निर्माता थे। संविधान लिखने में उनका सबसे बड़ा योगदान था भीमराव अम्बेडकर का। पंडित नेहरू क्या थे? वो पहला प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन बी वाराणसी अधिवेशन, ऑप्शन सी अमृतसर अधिवेशन, ऑप्शन डी नागपुर अधिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। 1920 में यह प्रस्ताव रखा गया था 1920 में, और पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 25, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस विषय पर आधारित था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन ए प्रभुत्व का दर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन सी सत्ता हस्तांतरण की तिथि, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, सुगौली की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1815, ऑप्शन बी 1816 और ऑप्शन सी 1817 और ऑप्शन डी 1818। तो सुगौली की संधि हम जानते हैं कि सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। 1816 किसके बीच? तो हम जानते हैं ईस्ट इंडिया और नेपाली गोरखा के बीच। तो ईस्ट इंडिया और नेपाली गोरखा के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 27, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत रखी गई थी। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत रखी गई थी। 1909 पार्लियामेंट क्या कहता है? ये एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र घोषित करता है, एक विशेष निर्वाचन मंडल, जैसे मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल होगा, तो ये कहता है 1909 पार्लियामेंट। 1913 चार्टर अधिनियम के तहत भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पर रखा गया था। और 1854 का वुड डिस्पैच क्या कहता है? 1854 का वुड डिस्पैच कहता है कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा में होगा, और उच्च शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होगा। प्रश्न संख्या 28, 11 मई 1857 को सिपाहियों द्वारा किसे भारत का सम्राट घोषित किया गया था? मंगल पांडे, बाबू कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर। तो उस समय दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 29, 1857 की क्रांति के समय बिहार में पटना का कमिश्नर कौन था? तो बिहार में पटना का कमिश्नर कौन था? E.M. सैमुअल्स, लॉयड विंसेंट आयर और विलियम टेलर। तो हम जानते हैं कि उस समय 1857 की क्रांति में पटना का जो कमिश्नर था वो विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920, 1921, 1922 और 1923। तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर ए 1920 को शुरू हुआ था, और ये गांधी जी इसको कब वापस ले लिए थे? तो 1922 को वापस ले लिए थे। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। क्यों ले लिए थे वापस? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, और ये चौरी चौरा कांड पूछ दे कब हुआ था? तो ये चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक अच्छे से साइंस का क्लास में।